हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता नरवरिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे सर्वोच्च न्यायालय टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पर हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जनहित याचिका है ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो ये याचिका जनहित को सुरक्षित बनाना चाहती है और जनहित को बढ़ाना चाहती है। और भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जनहित याचिका के तौर पर मुकदमे करने का अधिकार है। और यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए और याचिका दायर करे। इसके अलावा ये किसी भी नागरिक के द्वारा या फिर स्वयं न्यायालय के द्वारा पीड़िता के पक्ष में दायर की जा सकती है। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन.वी. रमना। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये है इस वीडियो का अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 था, इसके अकॉर्डिंग भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई थी और क्या क्या उसकी कार्य प्रणाली थी। तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्राउन के द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य छोटे जजों वाला एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ। अब इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह एम्पे। और जो बाकी के छोटे जज थे वो थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। और इस न्यायालय को देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में काम करना था। और ये जो न्यायालय है ये 1774 में गठित किया गया था। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालते हैं। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। और इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो 2/3 सदस्यों के समर्थन का प्राप्त होना आवश्यक होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में और आरआरबी के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालते हैं। और इसके अलावा जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड जो भी विवाद के मामले होते हैं उन्हें सुलझाने का जो अधिकार है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास होता है।
और राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। क्लियर? ये है अगला क्वेश्चन और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो असमर्थता के द्वारा और साबित कदाचार के द्वारा। तो इस तरीके से आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से साबित कदाचार के द्वारा और असमर्थता के द्वारा हटाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा होती है। अब इसमें क्या होता है कि संसद में लोकसभा से 100 सदस्यों के हस्ताक्षर का समर्थन होना चाहिए। कितने? 100 सदस्यों का। और राज्यसभा से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर का समर्थन होना चाहिए। इसके बाद 2/3 बहुमत से जो कदाचार है वो पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और यदि राष्ट्रपति महोदय भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो उच्च न्यायाधीश अपने पद से हट जाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामले में। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा केशवानंद भारती मामले में की थी और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरआरबी के एग्जाम में और आईएएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को ही प्राप्त है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा प्राप्त है। और जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ये भारत और अमेरिका में है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है ये क्या होती है। तो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून की संवैधानिकता की जांच करना। और इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि या कानून तथा कार्यपालिका के द्वारा लागू की गई कोई भी विधि या कानून अगर संविधान के विरुद्ध है तो उसे न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में और एमपीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लें और साथ में नोट भी कर लें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 65 वर्ष है और सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्जाम में और आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मूल रूप से यहाँ पे बात कर रहे हैं, मूल रूप से वर्तमान की बात नहीं हो रही है। तो मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 7। मूल रूप से संविधान में मतलब जब संविधान बना था उस समय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। तो इस क्वेश्चन को और डिटेल में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मूल रूप से संविधान में न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्ष 1977 में इसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया
और वर्ष 1986 में इसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया। इसके बाद 2009 में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर ये जो संख्या है ये 31 निश्चित कर दी गई। इसके बाद बदलाव हुआ 2019 में। तो 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई और अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 34 हो गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है ये किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है संसद के पास। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं नूतल पार्टी वेंकट रमन। क्लियर? तो हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सभी पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें और साथ साथ में इसे नोट भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, वाईवी चंद्रचूड़। जो वाईवी चंद्रचूड़ ही ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदस्थ रहे और इनका जो कार्यकाल था वो था 22 फरवरी 1978 से लेकर के 11 जुलाई 1985 तक। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश की जो कि सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। तो वो थे कमल नारायण सिंह और इनका जो कार्यकाल था वो था 25 नवंबर 1991 से लेकर के 12 दिसंबर 1991 तक। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीबी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। अब हम यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश थी इनका पूरा नाम था मीरा साहेब फातिमा बीबी और वर्ष 1972 में इन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया गया। इसके बाद वर्ष 1974 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर ये नियुक्त हुई और वर्ष 1980 में आयकर अपीली ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य और 8 अप्रैल 1983 को इन्हें उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद 6 अक्टूबर 1989 को ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की गई। कब? 6 अक्टूबर 1989 को और 24 अप्रैल 1992 को ये सेवानिवृत्त हो गई। क्लियर? आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायाधीशों के कार्यकाल से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देता है, ये गलत है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, ये वाला पॉइंट सही है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार की हालत में हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से आंसर बनेगा ऑप्शन ए। यही बताना था कि जो ऑप्शन रॉन्ग है वो आंसर होगा। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन है वो संचित निधि से आहरित होता है। क्लियर? तो ये है इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है जो रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी न्यायालयों पर लागू होना, ये ऑप्शन सही है।
अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अनुच्छेद 139 सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति, ये ऑप्शन सही है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति, ये ऑप्शन भी सही है। तो रॉन्ग ऑप्शन है बी, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अनुच्छेद 145 है ये क्या कहता है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए खुद के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है, जो कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ मौजूद होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।